राजपूत काल के सामाजिक और शासन व्यवस्था के बाद जो अगला हमारा टॉपिक होता है वो होता है कि राजपूत काल में आर्थिक जीवन कैसा रहा है। तो राजपूतों के इतिहास का अध्ययन करने पर यह मिलता है कि राजपूत काल में कृषि जो है जनता की जीविका का प्रमुख साधन होती है और भारत में इस काल में कृषि का पूर्ण विकास हो गया था। विभिन्न प्रकार के अन्यों का उत्पादन अब किया जाता था क्योंकि अरब लेखकों ने भी भूमि की उर्वरता का उल्लेख किया है। इस समय अतिरिक्त उत्पादन का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है क्योंकि किसान जितना अधिक उत्पादन करते थे उतना ही अधिक सामंतों की मांग बढ़ती जाती थी। तो इसलिए किसान ज्यादा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित नहीं होते थे क्योंकि उनको बेचने को नहीं मिलता था, बल्कि वही उसी हिसाब से कर बढ़ा दिया जाता था। वे कम से कम अनाज को पैदा करना लाभकारी समझते थे क्योंकि कृषकों को इस समय विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। राजपूत काल के लेखों में भाग, भोग, बल, धान्य, हिरण, उपरकर, उदंग, उदक भाग आदि करों का उल्लेख मिलता है। इसमें जो भाग होता था वो कृषकों से उपज के अंश के रूप में लिया जाता था। जो पहला टैक्स होता था भाग, ये उपज का जो उत्पादन होता था अनाज का उस पर कर के रूप में लिया जाता था, उपज के अंश के रूप में लिया जाता था। अगला होता था भोग। भोग जो है राजा के उपभोग के लिए समय समय से प्रजा से टैक्स के रूप में लिया जाता था। फिर होता था बलि। बलि एक प्रकार का उपहार होता था और ये उपहार बलि जो है राजा को उपहार के रूप में दिया जाता था। इसी प्रकार से जो अगला टैक्स होता था वो होता था धान। धान्य परंपरागत फसल से हट करके जो कुछ विशेष प्रकार के अनाज का उत्पादन होता था उस पर जो टैक्स लगता था उसे धान्य कहते थे। फिर होता था हिरण। जो टैक्स नगद रूप में लिया जाता था या जिस टैक्स की वसूली नगद रूप में की जाती थी उसे हिरण कहते थे। फिर होता था ऊपर कर या उदंग। ये जो दो टैक्स होते थे ये भूमि पर अस्थायी और अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। ऊपर कर और उदंग का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है और इसे अनिश्चित या अतिरिक्त कर बताया गया या इसको जो है ये माना जाता था कि ये टैक्स कभी भी लिया जा सकता था। अर्थशास्त्र के अनुसार कृषक राज्य की भूमि की सिंचाई करने के लिए जल के रूप जो जल का उपयोग करते थे उसके रूप में इस कर को देते थे, इसलिए इसे उदक भाग कहा गया है। भूमि के स्वामित्व के संबंध में ये कर लिया जाता था क्योंकि माना जाता था कि भूमि राजा और कृषक दोनों का ही होता है और राजा भूमि का स्वामी होने के कारण उसकी उपज का अपना भाग नियमित रूप से प्राप्त कर सकता है। कृषक उसका स्वामी होने के कारण अपनी इच्छा अनुसार और सुविधा अनुसार उसका उपभोग करता है। तो इस तरह से भूमि पर दोनों का अधिकार होता था, इसलिए राजा को उसमें टैक्स के रूप में पैसा या उत्पादन का हिस्सा मिलता था।
राजपूत शासकों ने कृषि के लिए सिंचाई की इस काल में अच्छी व्यवस्था कराई थी और इसके लिए उन्होंने कई कुएं, तालाब, झील और नहरों का निर्माण कराया था। चौहान शासक अर्णोराज और उसके पुत्र विसल देव ने इस समय आना सागर और विसल सर नामक झील या तालाब का निर्माण कराया था। अर्णोराज ने आना सागर और विसल देव ने विसल सर तालाब को खुदवाया था। चंदेल और परमार शासक ने महोबा और धारा नगरी में अनेक झीलों का निर्माण कराया था। धारा नगरी के शासक भोज ने भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील का लंबा भोजसर तालाब का निर्माण भी कराया था। कृषि के साथ साथ देखते हैं तो व्यापार और व्यवसाय भी इस काल में उन्नत दशा में आ गए थे। यातायात की सुविधा के लिए देश के प्रमुख नगरों को सड़क से जोड़ा गया था। उस समय के साहित्य और लेखों में विभिन्न प्रकार के उद्यमियों या व्यापारियों जैसे कि तैलिक, रथकार, वढ़ई, तांबुलिक, मालाकार, कलाल, कलाल का मतलब है कि सुरा बेचने वाले, इन वर्णों का उल्लेख मिलता है। इस युग के अधिकांश नगरों के निर्माण में विशाल पत्थरों का निर्माण वो प्रयोग किया गया है, तो जिससे पता चलता है कि पत्थर तराशने का भी उद्योग इस काल में काफी विकसित हुआ होगा। लोहे के औजार या अस्त्र शस्त्र, धातुओं के बर्तन, आभूषण बनाने का व्यवसाय भी इस काल में होता था। मुस्लिम लेखक अलबर्नी ने जूते बनाने, टोकरी बनाने और ढाल तैयार करने या मत्स्य पालन, कताई, बुनाई आदि का उल्लेख किया है। राजस्थान की साधर झील से उस समय नमक तैयार होता था। जो नमक तैयार होता था वो साधर झील से होता था, जो कि राजस्थान में स्थित था। राजपूत काल में व्यवसायियों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। अधिकांश श्रेणियों के पास अपने सभा भवन होते थे और इन सभा भवनों में बैठ करके उसके सदस्य आपसी विचार विमर्श करते थे। राज्य उनके बनाए नियमों का आदर करता था। श्रेणियों का मुख्य कार्य व्यवसायिक उत्पादन में वृद्धि, समाज में उसका वितरण, उपभोग की वस्तुओं की उचित व्यवस्था करने से संबंधित होता था और अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र होते थे। राजा को भी उनका निर्णय मानना पड़ता था। लेकिन हम देखते हैं तो इस काल में श्रेणियां उतनी अधिक शक्तिशाली नहीं हुई थी जितना कि इनके पूर्ववर्ती काल में हुई थी और उनके अर्थतंत्र पर, क्योंकि अब इस काल में इनके आर्थिक स्थिति अर्थतंत्र पर अब सामंतों का प्रभाव बढ़ गया था, तो इतनी स्वतंत्रता से वो कार्य नहीं कर पाती थी। सामंत श्रेणी संगठनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। इस काल में हमें दक्षिणी भारत में ही वास्तविक रूप से साधन संपन्न श्रेणियों के दर्शन होते हैं, उत्तर भारत में नहीं। राजपूत युग में आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार होते थे। अलबर्नी ने भारत के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले मार्गों का विस्तार पूर्वक उल्लेख अपने लेख में किया है। स्थल मार्ग के अतिरिक्त जल मार्ग से भी व्यापार का संचालन होता था। बड़े बड़े नगर नदियों से जुड़े होते थे
और बाहरी देशों से जो व्यापार होता था वो समुद्र के माध्यम से होता था। मालवाहक जहाज अरब, फारस, मिस्र, चीन, पूर्वी द्वीप समूह आदि तक जाते थे। पश्चिमी एशिया और मिस्र से अरब व्यापारी और सौदागर भारत को आते थे। इस युग में अतिरिक्त उत्पादन के अभाव ने भारत के दूरवर्ती देशों के साथ व्यापार को प्रभावित किया था और व्यापार कुछ हद तक सीमित भी हुआ था। राजपूत काल में चूंकि युद्ध बहुत हुए थे तो निरंतर युद्धों के कारण भी व्यापार की प्रगति में बाधा पहुंची थी। राजपूत काल में आर्थिक क्षेत्र में हम इस समय देखते हैं तो साहूकारों का महत्व बढ़ गया था। अब वो ऋण पर ब्याज की दर 25 से 30% की वसूली के रूप में करते थे। इससे इस काल में सूदखोर या साहूकार अत्यधिक समृद्ध हो गए थे। हम देखते हैं तो राजपूत काल का प्रथम चरण 650 से 1000 ईस्वी में सिक्कों और मोहरों का घोर अभाव हुआ था। इसका जो कारण है तो ये है कि आर्थिक दृष्टि से व्यापार कमजोर हुआ था और सिक्कों का प्रचलन कम होना आर्थिक दृष्टि से इस काल के पतन को दिखाता है। लगातार युद्धों तक होने के कारण, सामंतों का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण व्यापार और वाणिज्य की प्रगति को काफी ठेस पहुंची थी। क्षेत्रीयता की भावना प्रबल हो गई थी और सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध हुआ था। सामंतों ने आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही प्रोत्साहित किया था। सामंत शासक अपने अपने राज्य में व्यापारियों से चुंगी वसूलते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने में व्यापारियों को अब कठिनाई होती थी, क्योंकि जितने सामंतों के क्षेत्र से जाते थे वहां तक उनको टैक्स देना पड़ता था। इस काल में आवागमन का जो मार्ग था वो भी सुरक्षित नहीं था और कुछ सामंत चोर डाकुओं के साथ मिल करके व्यापारियों के सामान को लुटवाते थे। तो इस कारण से 650 से 1000 के बीच में व्यापार और वाणिज्य का मार्ग लगभग अवरुद्ध हो गया था या पतित हो गया था, उनका पतन हो गया था। लेकिन 11वीं या 12वीं शताब्दी या 1000 से 1200 ईस्वी में जब भारत में, उत्तर भारत में कुछ बड़े राजपूत राजा, चौहान, परमार या चंदेलों की स्थापना होती है तो राजनैतिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है और व्यापार और वाणिज्य का पुनरुत्थान होता है। इन वंश के शासकों के द्वारा व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है और यही कारण हम पाते हैं कि राजपूत काल के द्वितीय चरण में अर्थात 1000 से 1200 के मध्य सिक्के और मोहरों में काफी संख्या में वृद्धि दिखाई पड़ती है और 11वीं शताब्दी में भारत का पश्चिमी एशिया के साथ जो व्यापार है वो काफी तेज होने लगता है। राजपूत युग में देश की अधिकांश संपत्ति मंदिरों में जमा पाई गई। इसी कारण मुस्लिम विजेताओं ने, आक्रमणकारियों ने मंदिरों को लूटा था और अपने साथ वो बहुत अधिक संपत्ति और बहुमूल्य सामग्रियों को अपने देश को ले जाते थे। अर्थात यहाँ की जो संपत्ति थी वो मंदिरों में ही रहती थी और मंदिरों को लूट करके वो अपने देश को ले गए थे। इसके बाद हम इसी में देखते हैं तो राजपूत काल की जो धार्मिक व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि इस काल की धार्मिक व्यवस्था क्या रही है। तो राजपूत काल में हिंदू, जिसे कि ब्राह्मण धर्म कहते थे, और जैन धर्म
देश में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे। राजपूत काल में बौद्ध धर्म का प्रचलन कम पाया गया है और अपने पतन की अंतिम अवस्था में ये पहुंच गया था। हिंदू धर्म के अंतर्गत भक्ति मार्ग और अवतारवाद का उदय हुआ था। विष्णु, सूर्य, शिव, दुर्गा आदि देवी देवताओं की उपासना होती थी और इनकी पूजा में मंदिर और मूर्तियां बनवाई जाते थे। भक्ति संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य और माधवाचार्य के नाम अब इस काल में मिलते हैं। शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का प्रचार किया गया था और अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, संसार मिथ्या है, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये अद्वैतवाद की जो मूल भावना थी वो ये रही है। जबकि इसके विपरीत विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रचार किया गया और इसके अनुसार ब्रह्म एकमात्र हो सकता है, लेकिन वह और अति या जीव और प्रकृति दो के रूप में बटी है। उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति को आवश्यक बताया था। राजपूत काल में हिंदू धर्म में बहुदेववाद की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है और अनेक देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। वैदिक यज्ञ इस काल में महत्वहीन हो गए थे और पौराणिक धर्म का बोलबाला प्रारंभ हो गया था। इस काल में शाक्त संप्रदाय का भी काफी अधिक उदय हुआ था या वो समाज में लोकप्रिय होने लगा था। हिंदू धर्म की उन्नति के साथ साथ राजपूताना और पश्चिमी या दक्षिणी भारत में जैन धर्म की भी उन्नति प्रारंभ हुई थी। राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण पश्चिम भारत के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म की उन्नति में काफी योगदान दिया था। प्रतिहार शासक मिहिरभोज के समय में एक जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था और आबू पर्वत पर भी जैन मंदिर बनवाए गए थे। चंदेल शासकों के समय में जैन तीर्थकरों के 5 मंदिरों का निर्माण हुआ था। इसी प्रकार से गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासकों ने इसको अपना राजधर्म बनाया था और इस वंश का जो शासक कुमारपाल था उसके समय जैन धर्म की सबसे ज्यादा उन्नति हुई थी। कुमारपाल के द्वारा प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को राजकीय संरक्षण दिया गया था। राजपूत युग में बौद्ध धर्म औन्नत स्थिति में पहुंच गया था या वो काफी पतन की स्थिति पर आ गया था। इस काल में इस धर्म का नैतिक स्वरूप अब लगभग समाप्त हो गया था और इसका स्वरूप अब तांत्रिक रूप में हो गया था। इसके उपासक राजपूत काल में अनेक तंत्र मंत्र, जादू टोना, इंद्रजाल आदि में विश्वास रखते थे। वज्रयान का उदय हुआ था और इसके कारण इनकी नैतिक दृष्टि से यह धर्म काफी भ्रष्ट हो चुका था। राजपूत काल में बौद्ध संघों में अनेक स्त्रियों का भी प्रवेश हो गया था और इससे भिक्षुओं का चारित्रिक पतन प्रारंभ हो गया था। इन सभी कारणों के अतिरिक्त प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट या कुमारिल भट्ट, इनके उदय ने भी बौद्ध धर्म पर कड़ा प्रहार किया था और इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म समाज में अलोकप्रिय हो गया था और इस समय महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मान करके
उन्हें हिंदू धर्म में स्थान दे दिया गया था, जिसके कारण भी बौद्ध धर्म अब अपने अस्तित्व को समाप्त करने की स्थिति में पहुंच गया था। आज की इस वीडियो में हमने राजपूत काल आर्थिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन किया है और अगले वीडियो में हम राजपूत कालीन साहित्य और कला का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।